हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। RO के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसमें आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो प्रारंभ करते हैं संविधान की विशेषताओं को। तो सर्वप्रथम इसमें ध्यान देंगे कि जो अपना भारतीय संविधान है उसके बड़े होने के क्या कारण हैं, क्यों ही इसे कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो सबसे प्रमुख कारण है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से देखा जाए तो कई प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जैसे देखा जाए 1935 में देखा जाए तो 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था यह भारत शासन अधिनियम में ही वर्णित था। बाद में इसे शामिल किया जाता है। जैसे संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की जाए, जैसे संघीय न्यायालय जो 1937 में जिसका वर्णन मिलता है। तो इस तरह से कई प्रावधान थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से इनकी संविधान में शामिल किए जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके वजह से भारतीय संविधान को हम एक वृहद संविधान के नाम से जानते हैं। जबकि 1935 अधिनियम में ही संघ राज्य समवर्ती सूची का वर्णन किया गया था, इनकी केंद्र में प्रभावी बताया गया था। इनकी बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 के द्वारा। मताधिकार मिल गया था। तो इस तरह से कई प्रावधान थे जो 1935 से शामिल किए गए। तथा दूसरा प्रमुख कारण क्या है, तो दूसरा प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि जो भारत है उसका जो विभाजन है वह 28 राज्य व 8 यूटीज में देखा जाता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, एक प्रशासन चाहिए होता है जो शासन व्यवस्था को संचालित करता है। तो ये दूसरा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा भारतीय संविधान एक वृहद संविधान है। तीसरा प्रमुख कारण देखते हैं, तो तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है भौगोलिक कारण है। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर भारत को देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह प्रथम स्थान पर है अकॉर्डिंग टू मतलब 2024-25 के अनुसार। जबकि क्षेत्रफल में देखा जाता है तो क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। तो इसीलिए क्या है, एक ये भी प्रमुख कारण है कि जब यह भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में प्रथम स्थान है, तो इसलिए भी यह संविधान पर अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए संविधान की मोहर क्या है, हाथी। इसके साथ देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो यह टॉपिक पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तथा RO में देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। तो यहाँ से सर्वप्रथम देखते हैं क्या विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम बता सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार प्रणाली का वर्णन मिलता है, धर्मनिरपेक्षता का वर्णन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सहकारी समितियां, संघीय व्यवस्था, आपातकाल, विभिन्न स्रोतों से विहित एकल नागरिकता और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो यह क्या हो सकती हैं, विशेषताएं हो सकती हैं। तो इनको हम बता सकते हैं। तो यह पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हमने समझा था क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं वयस्क मताधिकार प्रणाली को। तो वयस्क मताधिकार प्रणाली का सीधा मतलब यही है कि इनकी जब व्यक्ति मत देने की आयु, जब व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह मत देने के योग्य हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार प्रणाली कहते हैं। तो सर्वप्रथम देखा जाए मत की जो आयु थी वह कितनी थी, 21 वर्ष थी। इनकी पहले प्रारंभ में क्या था कि 21 वर्ष का आयु का व्यक्ति वोट देता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में यह जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार प्रणाली, जो संविधान की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ धर्मनिरपेक्षता को देखें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ यही है कि भारत का जो संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म को भारत है धर्म के तौर के रूप में मान्यता नहीं देता है। मतलब किसी भी धर्म को, यहाँ पर क्या है तो इनकी सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं,
सभी धर्मों को समान प्रवज्या इनकी अधिकार राइट दिया गया है। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात की जाए तो इसने धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया था, जोड़ा था। जबकि फंडामेंटल राइट्स में देखा जाता है तो आर्टिकल 25 इनकी 25 से लेकर 28 तक इनका वर्णन मिलता है। तो यह दूसरी प्रमुख विशेषता है जिसको देखा। इसके बाद देखने वाले फंडामेंटल राइट्स को देखा जाए, यह तीसरी प्रमुख विशेषता है। तो इनका जो उल्लेख है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मिलता है। वर्तमान में देखा जाए 6 मौलिक अधिकार प्रचलित हैं। प्रारंभ में कितने थे? 107 थे। तो समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या होता है, जो 7वां जो मूल अधिकार था इनकी, जिसे हम संपत्ति का मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, इसको हटा दिया जाता है। वर्तमान में यह कानूनी या विधि का अधिकार है। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट विशेषता जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी इनकी के नाम से जानते हैं, मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। तो इनका उल्लेख भाग 4 में मिलता है, आर्टिकल 51A में मिलता है। आर्टिकल 51A क्या कहता है? प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्र संविधान है, राष्ट्र ध्वज है तथा राष्ट्रभाषा है आदि का वह सम्मान करे तथा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। इसके बाद नेक्स्ट प्रमुख विशेषता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा DPSP को इनकी संविधान की अनूठी विशेषता बताया गया है। जबकि इनका उल्लेख है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। इसके साथ ही इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि DPSP जो है उन्हें 3 भागों में बांटते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। इसके साथ नेक्स्ट प्रमुख विशेषता देखा जाता है तो सहकारी समितियाँ। इनको भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत जोड़ा जाता है। जबकि इनका आर्टिकल 43 का B है DPSP में, यहाँ पर भी इनका उल्लेख मिलता है। जबकि आर्टिकल जो 19 है इसमें भी उल्लेख मिलता है। DPS इनकी फंडामेंटल राइट्स में भी सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। जबकि भाग 9B इसमें भी सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ नेक्स्ट प्रमुख विशेषता देखने वाले हैं जिनका नाम है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था के कौन कौन से तथ्य या इनके एलिमेंट होते हैं, तो सर्वप्रथम याद रखेंगे ये कौन से लक्षण होते हैं। तो कठोर संविधान, लिखित संविधान, 2 सदनी विधायिका, द्वैध राजपत्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। इस तरह से संघीय लक्षण को याद किया जा सकता है और यह अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ देखने वाले हैं एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण क्या होते हैं? एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके साथ देखने वाले हैं नेक्स्ट विशेषता, तो जिसमें देखेंगे आपातकाल। तो आपातकाल को देखा जाता है तो 3 प्रमुख आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ से प्रमुख पॉइंट जैसे याद रखा जा सकता है कि भारत में जो आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया, 1962, 71, 75 में। जो 1975 में जो आपातकाल लगाया जाता है इसी को इनकी आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। और इसी में क्या होता है कि 25 जून को एक दिवस की घोषणा की जाती है जिसको संविधान हत्या दिवस के रूप में जानते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है तो सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कुल 125 बार लग चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 10 बार लगा था। इसके साथ देखते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल है, अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, जबकि 1991 में वित्तीय संकट आया था। इसके साथ देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकतर उपबंध हैं विश्व के कई देशों से लिए गए हैं, जबकि भारत का अधिकांश जो ढांचा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जबकि भारत के संविधान में दार्शनिक भाग किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP। तो याद रखिएगा कि दार्शनिक भाग किसे कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स व DPSP को। इसके साथ नेक्स्ट प्रमुख विशेषता को देखते हैं एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता को देखा जाए तो भारत ने ब्रिटेन से अपनाया था। ब्रिटेन से अपनाया, क्यों अपनाया? क्योंकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड से क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में व्यक्ति देश और राज्य दोनों का नागरिक होता है, इनकी दोनों की नागरिकता उसके पास होती है। लेकिन ब्रिटेन से भारत ने इसलिए अपनाया क्योंकि ब्रिटेन में व्यक्ति के पास जो नागरिकता होगी उस देश की होगी, ना कि उस राज्य की। तो इनकी एकल नागरिकता का सीधा सा अर्थ होता है हम देश के रूप में हमारी पहचान होगी, राज्य के रूप में नहीं। तो इसी को कहा जाता है एकल नागरिकता। तो भारत ने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का वर्णन मिलता है।
इसके साथ देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली क्या कहती है, जैसे इसे 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको मान्यता मिलती है। इसमें देख सकते हैं जैसे गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए पंचायत समिति और जिला के लिए जिला परिषद, इस तरह से इनकी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान मिलता है। इसके साथ कुछ प्रमुख प्रश्न देखते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, कठोर संविधान, लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनी विधायिका। तो इसमें इस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि संघीय व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं, कठोर संविधान है, लिखित संविधान भी होता है, द्विसदनी विधायिका होता है, द्वैध राज्य पद्धति भी होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी होता है। लेकिन अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं यह संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था है। इसके साथ देखते हैं दूसरा प्रमुख प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो दूसरा प्रश्न कहता है कि एकल नागरिकता भारत ने ब्रिटेन से अपनाई है और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन क्या है, दोनों सही हैं, एक सही बात दो गलत हैं, एक बात दोनों गलत हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्लास में डिस्कस किया गया था कि एकल नागरिकता भारत ने किससे अपनाई है, ब्रिटेन से अपनाई है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड से भारत ने क्यों नहीं नागरिकता को अपनाई, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। इनकी व्यक्ति देश का भी नागरिक होता था, जिस राज्य में वह निवास करेगा उसका भी नागरिक होता था। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। इसके साथ तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगाया गया, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 4 बार लगाया गया। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक बार 2 दोनों गलत हैं, एक सही है व दूसरा गलत है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सर्वप्रथम देखा था क्लास में कि 1951 में पंजाब में लगाया गया था, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल है 3 बार लगाया गया है इनकी 1900, तो याद रखिएगा, जिसमें 62, 1962, 1971, 1975, तो ये 3 बार लगाया गया था। लेकिन 4 बार जो ऑप्शन दिया गया ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, एक सही है व दूसरा गलत है, इनकी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई फीडबैक हो तो अपना ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।